अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं हूं मोहम्मद अताउल्ला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज से हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों बेटा लेक्चर्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम को बेटा हम अच्छे से समझेंगे। अच्छा बेटा, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में आपने उर्दू के अंदर एक कहावत सुनी होगी। कहावत है कि खुदा जब किसी को देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वो छप्पड़ फटा हुआ आपने देखना तो एविडेंस ऑफ एटम पर देख लें। किसी दौर के अंदर बेटा केमिस्ट्री के टीचर इसको वैसे खुड्डे लाइन लगा दिया करते थे। इसमें एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन व्हाई वी कैन नॉट सी एन एटम बाय ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आपको इसको करवाऊंगा। एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के टीचर इसको कुछ नहीं समझते थे, लेकिन जब से 2 साल से कंसेप्चुअल स्टडी शुरू हुई है, ये 2 मरतबा ही लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। जो कभी शॉर्ट भी नहीं आया था वो 2 मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। एविडेंस ऑफ एटम पे बेटा अब हम चलते हैं जी। एविडेंस ऑफ एटम समझने से पहले बेटा हम पढ़ चुके हुए होते हैं एटम क्या है और एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। हम डेमोक्रिटस वगैरह सारी कहानियां पढ़ चुके हुए होते हैं। डेमोक्रिटस ने एटम का कॉन्सेप्ट बेटा 400 बिफोर क्राइस्ट दिया था। अब 400 बिफोर क्राइस्ट से लेकर डेमोक्रिटस का ये कॉन्सेप्ट 1886 तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन तक बेटा चला। यानी कि 400 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1886 यानी कि गालबन ये कितने 2200 साल तक उसका ये कॉन्सेप्ट चला। इसको बड़े बड़े साइंटिस्ट ने माना, मसलन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लिवाइजर इसी डेमोक्रिटस का कॉन्सेप्ट मानते थे। जे थॉमसन जो कि केमिस्ट्री का पापा माना जाता है, वो भी इसी का कॉन्सेप्ट मानता था। लेकिन बेटा इतने बड़े साइंटिस्ट इसको मानते हैं, क्या हम उनके सिर्फ मानने से एटम को मान ले? नहीं, हम तो एटम को उस वक्त मानेंगे जब तक अपनी आंख से एटम ना देख ले। मैं एटम को उस वक्त मानूंगा जब तक मैं अपनी आंख से एटम ना देखूं। तो इसी चीज को हम एविडेंस ऑफ एटम बेटा कहने वाले हैं। एटम को अब हमने एक्सपेरिमेंट से देखना है, अपनी आंख से या देखना या एक्सपेरिमेंट से देखना है, उस वक्त हम एटम को मानेंगे, वरना हमने एटम को नहीं मानना। तो बेटा पहला क्वेश्चन पैदा होता है, क्या मैं अपनी आंख से एटम देख सकता हूं? क्या मैं अपनी आंख से एटम देख सकता हूं? मेरी आंख एटम को देख सकती है? तो इससे पहले बेटा हमें यह चीज समझनी पड़ेगी हमारी आंख किन चीजों को देख सकती है, हमारी आंख की क्या क्या क्वालिटीज हैं। बेटा हम किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने के लिए उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। पहले सूरज की रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करे, फिर वो रेडिएशन स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आए, आंख मेरी कैप्चर करे, तब मैं उस चीज को देख सकता हूं, वरना मैं उस चीज को नहीं देख सकता। तो अब मैंने क्या करना, एटम को सादा आंख से देखना है। तो क्या मैं एटम को ऐसे ही देख सकता हूं, एटम के ऊपर एक रेडिएशन स्ट्राइक करूं और वो रेडिएशन जब मेरी आंख में आकर पड़े तो मैं एटम को देख लूं? ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो बेटा इससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी आंख किन रेडिएशन को देख सकती है, एटम का साइज क्या है। तो बेटा हमारे पास एटम का साइज होता, अब हमने जदीद टेक्निक से मेजर कर लिया, एटम का साइज 2 × 10⁻⁻ मीटर या 0.2 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर आपने बेटा मैट्रिक में पढ़ा हुआ 10⁻⁻9 के बराबर होता है। अब एटम का साइज में ये है मेरे पास। अब मैं देखूंगा कि मेरी आंख किन रेडिएशन को देख सकती है। जैसे कि बेटा आपने बायोलॉजी के अंदर मैट्रिक में पढ़ा हुआ, जैसे हमारा कान 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता ना, इससे छोटी बड़ी नहीं सुन सकता। ऐसे ही हमारी आंख भी बेटा 500 से 800 नैनोमीटर की रेडिएशन देख सकती है, जबकि सूरज से तो 20 तरह की रेडिएशन आ रही होती है। सूरज से रेडियो वेव्स आ रही, माइक्रोवेव्स आ रही, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज आ रही। इन तमाम रेडिएशन में मैं सिर्फ इतने पोर्शन को, विजिबल रेडिएशन को देख सकता हूं। इसी बेस पर हम इसको विजिबल बोलते हैं, क्योंकि हम इनको देख रहे होते हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी 400 से 800 नैनोमीटर या 500 से 800 नैनोमीटर लिखी हुई होती है। मैं सिर्फ इन रेडिएशन को देख सकता हूं, मेरी आंख सिर्फ इन रेडिएशन को देख सकती है, 400 से 800 नैनोमीटर। और एटम का साइज कितना है? 0.2 नैनोमीटर, ये एटम का साइज है। अभी मैंने बोला कि वो रेडिएशन उस चीज पर पड़े फिर मेरी आंख पर पड़े तो मैं देख सकता हूं। एटम है ये, मैं सिर्फ इन रेडिएशन को देख सकता हूं 400 से 800 नैनोमीटर। और एटम का साइज बेटा कितना है? 0.2 नैनोमीटर। ये 0.2 नैनोमीटर का एटम पड़ा हुआ है बेटा, नैनोमीटर। और ये मैंने वो रेडिएशन डाली जो मैं देख सकता हूं, 400 नैनोमीटर की रेडिएशन डाली। तो 400 नैनोमीटर की रेडिएशन को तो वेवलेंथ ही बहुत ज्यादा थी, वो तो एटम के ऊपर स्ट्राइक ही नहीं की। जब एटम के ऊपर स्ट्राइक ही नहीं की तो मैं एटम को कहां से देख सकता हूं? तो इससे मुझे पता चल गया विजिबल रेडिएशन से, सादा रेडिएशन, सूरज से आने वाली रेडिएशन जो मेरी आंख कैप्चर कर सकते उससे मैं एटम नहीं देख सकता, क्योंकि वो एटम के ऊपर पड़ेगी नहीं। जब पड़ेगी तो मैं एटम नहीं देख सकता। तो फिर मेरे दिमाग में फौरन क्वेश्चन पैदा हुआ, मैं क्या कर सकता हूं? माइक्रोस्कोप से एटम देख सकता हूं। तो मुझे बाद में पता चला माइक्रोस्कोप में भी तो यही सूरज की रेडिएशन यूज हो रही है। आपने देखा होगा उसके नीचे या बल्ब लगा हुआ होता है या उसके नीचे वो आपने शीशा रखा हुआ होता है, वो सूरज की रेडिएशन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
तो वो भी सूरज की रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहा। तो इससे मुझे पता चला मैं माइक्रोस्कोप से भी एटम नहीं देख सकता। वो क्वेश्चन बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी कैन नॉट सी एन एटम, हम एटम क्यों नहीं देख सकते भाई ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सादा माइक्रोस्कोप से। तो यही बेटा बात, क्योंकि एटम का साइज उस रेडिएशन से बहुत छोटा है जो मैं देख सकता हूं, वो रेडिएशन इस एटम के ऊपर स्ट्राइक ही नहीं कर सकती, तो मैं एटम नहीं देख सकता। तो हम लिखेंगे अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज, एक सही इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस चीज की दैट इज स्मॉलर, जो छोटा है, किससे, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वो ऑब्जेक्ट जिसकी साइज ही विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ से छोटा है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हम उस चीज को नहीं देख सकते क्योंकि वो रेडिएशन उसके ऊपर पड़ेगी नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसने बोला ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, हम सादा माइक्रोस्कोप से या सादा आंख से, सादा माइक्रोस्कोप से सिर्फ 500 नैनोमीटर छोटी चीज देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंख सिर्फ इतनी छोटी चीज ही, हमारी आंख कैप्चर जिस रेडिएशन को करती है वो सिर्फ इतनी छोटी चीज पर ही पड़ सकता है, तो मैं यही चीज सिर्फ देख सकता हूं। तो फिर मैंने तो एटम देखना है, वरना मैं नहीं एटम मानने वाला। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, किसी और टेक्निक का सहारा लूंगा। मैं सहारा लूंगा बेटा किसका, मॉडर्न टेक्निक्स का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, या मैं सहारा लूंगा आज की सबसे जदीद टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। अब मैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से बेटा एटम को देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगी, जैसे सूरज की रेडिएशन उस चीज पर पड़ती है फिर मेरी आंख में आकर पड़ेगी, तो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम उस चीज पर बमबार करवाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एटम से भी छोटा होता तो एटम के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम उस एटम के ऊपर स्ट्राइक करेगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगा बेटा, फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम, मसलन ये मेरे पास एटम है, ये मेरे पास एक एटम है, ये एटम, इसको मैंने बड़ा क्रिस्टल ले लिया, अब मैंने इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बीम बमबार करवाया, या मैंने इसके ऊपर ये एक्सरे बमबार करवाई, तो क्या होगा, एक्सरे इतनी छोटी उसकी वेवलेंथ है, ये देखें इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ होती 0.1 नैनोमीटर और एटम 0.2 नैनोमीटर बड़ा है, तो ये उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। एक्सरे की बेटा वेवलेंथ होती 0.04, ये तो बहुत छोटी है, तो ये क्या होगी, एटम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही मैंने इनको उसके एटम के ऊपर स्ट्राइक करवाया, बड़ा सा क्रिस्टल ले लिया, इसमें एटम्स हैं, तो ये एक्सरे एक एक एटम के ऊपर स्ट्राइक करेगी, और जैसे ही स्ट्राइक करेगी फिर वो बाहर निकलेगी। अब क्या होगा, एक्सरे ने एटम के ऊपर स्ट्राइक किया लेकिन मेरी आंख में कैप्चर नहीं, मैं इनको कर सकता, तो फिर क्या होगा, मैं अपनी आंख में कैप्चर नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, मैं आगे डिटेक्टर रख दूंगा, कंप्यूटर रख दूंगा, उस कंप्यूटर के डिटेक्टर पर बेटा पड़ेगी, वो डिटेक्टर फिर आगे क्या कर देगा, ये एटम की तस्वीर बना देगा। अब हम देखेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम कैसे देख सकते हैं। मतलब यहां से सूरज की रेडिएशन आ रही है, मेरे हाथ में शीशा है, उधर उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, ठीक है, जैसे ही रेडिएशन आई शीशा मेरे हाथ में पड़ा, उधर शीशे की तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी। अगर मैं क्या कर दूं बेटा, शीशे के बीच में एक सुराख निकाल दूं, तो जब तस्वीर बनेगी तो उधर सुराख में भी शीशा नजर आएगा, यानी कि तस्वीर कहां पर बनी, जहां पर एटम मौजूद थे, जहां पर शीशा मौजूद था वहां पर तस्वीर बनेगी। और तस्वीर आपको पता है शीशे की क्या बनेगी, ब्राइट बनेगी। जहां पर मैं बीच में सुराख निकाल दूंगा, वहां से सूरज की रेडिएशन आगे गुजर जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो वहां पर ब्लैक आपको डॉट नजर आएगा। यानी कि जहां पर एटम होंगे वहां पर ब्राइट लाइन नजर आ जाएगी, जहां पर एटम नहीं होंगे, मसलन यहां पर एटम नहीं था, यहां से वो रेडिएशन पीछे गुजर गई, तो यहां से रेडिएशन फिर आगे नहीं जाएगी, तो वहां पर उसकी तस्वीर नहीं बनेगी। इस बिल्कुल इसी तरीके से ही एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम बेटा क्या करते हैं, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, जैसे ही हम उसके ऊपर डालेंगे तो उसके एटम्स पर स्ट्राइक करें, जहां जहां पर एटम होगा वहां पर ये ब्राइट लाइन बन जाएगी, और जहां पर एटम नहीं होगा वहां से रेडिएशन पीछे गुजर गई थी और वहां पर क्या बन गई, डार्क लाइन बन गई। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने अपनी आंख से एटम नहीं देखा तो कुछ कोई बात नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, हमें एक्सरे ने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, हमें पता तो चल गया, किसी मशीन के जरिए पता चल गया। जिस तरीके से जज है, किसी गांव के अंदर कत्ल हो जाता, जज ने नहीं देखा होता किसने कत्ल किया है, वो किसी से उसकी शहादत लेता, गवाही लेता है। इसी तरीके से हमने अपनी आंख से एटम नहीं देखा तो क्या हुआ, हमें किसी दूसरी मशीन के जरिए पता चल गया एटम है, उसकी तस्वीर बन गई, तो हमने एटम मान लिया कि एटम वाकई में मौजूद होता है। अच्छा, जब हमने एटम की तस्वीर बनाई तो हमें पता चला कि ये कार्बन एटम की जो तस्वीर है, ये कार्बन एटम की तस्वीर है, इसको इस एक्सरे बीम ने या इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने 15 मिलियन टाइम्स बड़ा कर दिया। 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स का मतलब है 1 पॉइंट यानी कि 1 अरब 50 करोड़ गुना उसने इसको बड़ा कर दिया, इतना बड़ा किया हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में फौरन आया कि जब एटम की तस्वीर को 1 अरब 500 करोड़ गुना बड़ा किया तो फिर एटम कितना छोटा होगा। तो और जब मैंने नोट किया तो हमें पता चला एटम वाकई बहुत छोटा होता है, उसका साइज ये देखें कितना 0.2 नैनोमीटर है।
यानी अब एटम का मुझे साइज भी पता चल गया, एटम मैंने देख भी लिया। तो अब हम यहां पर लिखेंगे दस एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ एन एटम, जिसका साइज एटम के करीब करीब होता है, कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको हम किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इसमें क्वेश्चन है। तो अब हमें पता चल गया एटम नजर भी आ गया, लेकिन एटम बहुत छोटा है। अगला तजस्सुस पैदा हुआ, एटम इतना छोटा तो उसका वजन कितना होगा? तो हमने वजन भी फाइंड आउट कर लिया। एटम का वजन है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25। आपने बेटा मैथ में पढ़ा होगा, अगर मैथ में 0.00120 आ जाए तो हम उसको राउंड ऑफ करके जीरो ही कह देते हैं। तो यहां पर क्या है? 10⁻⁻27। इसका मतलब है मैं जीरो लगाकर आगे 26 जीरो लगाऊंगा, फिर आगे 1 लगाऊंगा, तो ये 10⁻⁻27 बनेगा। तो एटम का साइज इतना छोटा है। अब एटम का इतना साइज छोटा है, तो अब सॉरी मास इतना छोटा, एटम का मास इतना कम है। एटम का मास मैं 0.26 जीरो लगाकर आगे बेटा 1 लगाऊंगा, फिर इतना एटम का मास छोटा है। इतना 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम है बेटा एटम का मास। अच्छा, अब फौरन आपके दिमाग में, तो हमने तो एटम का मास किलोग्राम में पढ़ा ही नहीं, हमने तो पिछली क्लासेस में मैट्रिक में एटम का मास एएमयू में पढ़ा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हम इसी किलोग्राम को जो हमने निकाला है ना, वो एएमयू से ही निकाला है। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। हमें पता है 1 एएमयू इज इक्वल टू होता है 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी आपके पिछले जो मैंने फार्मूला फाइंड आउट किया था कि एएमयू में, उसी एएमयू को हमने इस फार्मूले से किलोग्राम में चेंज कर दिया। तो बेटा देखिए एटम कितना छोटा है, इतना एटम छोटा है। तो हम इसकी इमेजिन भी बेटा इसको कर सकते हैं। उसने बोला आप कॉपी के ऊपर पेंसिल से जो एक डॉट लगा रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है आपने उस डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम रख दिए, यानी 20 लाख एटम इसके साथ लगा दिए। तो जरा सोचें, जब आप पूरा पेपर लिखते हैं तो कितने एटम की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो एक डॉट के अंदर कितने एटम है? 20 लाख एटम है। तो ये बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त का जदीद तरीन सबसे नया उभरने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। बेटा आज हमने एफएससी फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर नोट किया, कल से बेटा हम पूरी सीरीज में चला रहा हूं। तो अगर बेटा आप इस सीरीज को देखेंगे तो बहुत बेटा आपको ये फायदा देगी। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आपने रहना है।